Hello, dear students. You're welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini from Jaipur, and today I am going to discuss paper number 12 for NEET examination. पहले मैं आपको पेपर नंबर 12 को अपलोड कर रहा हूँ, आप एक बार इसको नोटिस करें, सोल्व करना, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन आप चेक करना। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ पेपर नंबर 12, देखिए एक बार। ये इसकी की है, आंसर की भी डाल रहा हूँ पेपर 12 की। आप अपने एक बार पेपर को सॉल्व करें, फिर की को मैच करें, और फिर उसके बाद जो आपसे नहीं हुए या गलत हो गए या छोड़ दिए आपने, ठीक है, उनको आप सॉल्यूशन देखें। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन फर्स्ट, करेक्ट ऑर्डर। क्वेश्चन फर्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, ठीक है, साइज का। तो अब आप देखो किसी पीरियड में अपन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता रहता है। तो इसके अंदर दो एलिमेंट, तो आप देखो सब कोई न कोई सीक्वेंस आता है, आप ध्यान रखें। एक एलिमेंट तो है इसके अंदर कार्बन, एक कार्बन, एक है, फिर कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता रहता है। इसका मतलब कार्बन का साइज लार्जर है, ऑक्सीजन का रहेगा छोटा। इन दोनों में बात करूं तो ऑक्सीजन सबसे स्मॉलर रहेगा, और फिर उससे ज्यादा साइज रहेगा साहब किसका, कार्बन का। अच्छा, अब डाउन द ग्रुप जाओगे आप, ठीक है। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। ऑक्सीजन के बाद में आती है सल्फर, फिर सिलेनियम, फिर डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता रहता है। तो ऑक्सीजन का सबसे छोटा, फिर कार्बन, फिर थर्ड पीरियड का एलिमेंट सल्फर, और फिर क्या आ जाएगा, सिलेनियम। तो आपके पास में ऑप्शन बी, चेक करो। हाँ देखो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी किसी एलिमेंट की 17, 12 एंड 42.5। तो ये पूछा है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। देखो हम आपको मैं समझा देता हूँ। यदि टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में यदि डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे हाई का हो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनती है, और यदि ये डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो लोअर नहीं बनती है। तो स्टेबली में फर्स्ट और सेकंड के अंदर डिफरेंस है नियरली 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सेकंड और थर्ड के अंदर 16 से काफी ज्यादा, इसलिए केवल दो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तीसरा पॉसिबल नहीं। पॉसिबल का मतलब है यदि आप उस निकाल दोगे तीसरे इलेक्ट्रॉन को तो जो कैटायन बनेगा वो बाद में स्टेबलाइज नहीं होता है, क्योंकि किसी रिएक्शन में लैटिस एंथैल्पी हाइड्रोजन में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे हाई एनर्जी नहीं निकलती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है एलिमेंट, 2। तो आप आंसर लिखेंगे इसकी मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल, लिथियम और पोटेशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, केवल एक सोचने वाला क्वेश्चन था। देखो लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है 5.4, पोटेशियम की दे रखी है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोले बताइए सोडियम की, तो सीधी सी बात है डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो इनके बीच की कोई वैल्यू लिख दो, ये लो। ठीक है, अरेंज नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दो एक एक्सेप्शन है, वो समझा देता हूं। पहली लाइन, सेकंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूंगा तो सल्फर की ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन की कम। अच्छा, फिर ये जो नाइट्रोजन है, कुछ एलिमेंट है, एक तो आपको बता रखा ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैस, एक नाइट्रोजन और एक बेरिलियम मैग्नीशियम सेकंड एक है। समझिए, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होती, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल होते हैं, या नाइट्रोजन के हाफ फील्ड जो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होती, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद पॉजिटिव साइन। तो सबसे कम नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, सबसे ज्यादा सल्फर की। नाइट्रोजन तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, सल्फर की, फर्स्ट ही आंसर आ गया। देखो फर्स्ट एक रिएक्शन दे रखी है आपको ए से बी, व्हेन ए अलोन इज डबल। अब आप समझो, जब केवल ए को डबल किया जाता है अकेले को, तो रेट भी कितनी हो जाती है, डबल। इसका मतलब जो ए की कम ऑर्डर है वो तो कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि जब आप उसको डबल करते हो तो रेट भी डबल ही हो जाती है, इसका मतलब उसका ऑर्डर 1। आगे देखो, जब बी अलोन इंक्रीज 9 टाइम, जब बी की कंसंट्रेशन को अकेले को 9 टाइम्स कर दिया जाता है तो रेट गेट ट्रिपल, तो गेट रेट कितनी हो जाती है, ट्रिपल। इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, हाफ, क्योंकि 9 का अंडर रूट लोगे तो 3 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर एक उसकी हाफ इसकी, तो 3/2 आंसर आ जाएगा नेट रिएक्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब आप समझा करो, एलिमेंट्री किसको कहते हैं, जो सिंपल स्टेप है, एक स्टेप में हो जाती है, तो उस समय जो सिंपल स्टेप है उन्हीं के लिए मॉलिक्यूलरिटी होती है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल, 1, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 1 हो गई। लो साहब, क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। एक तो PCl3 का हाइड्रोलाइसिस किया है, समझाता हूं आपको। हाइड्रोलाइसिस के लिए यदि सेंट्रल एटम के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोलाइसिस करेगा। और जैसे फास्फोरस के पास में आपको पता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ये रहा
और ये था वाटर आपके पास में न्यूक्लियोफाइल है H2O, तो यहाँ पर O जुड़ता रहेगा और HCl बाहर निकलता रहेगा, यानी पी के तीनों Cl हट जाएंगे और तीन क्या लग जाएंगे आपके पास में OH। इसको आप लिखेंगे H3PO3 और तीन क्या बाहर निकल गए थे HCl। इसका मतलब ये रिएक्शन तो सही दे रखी है। अब नाइट्रोजन की बात करो NCl3 की। अब ध्यान रखना नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल, इसलिए वाटर न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। लेकिन नाइट्रोजन इटसेल्फ लोन पेयर होने की वजह से एज ए लुईस बेस, और जब ये लुईस बेस की तरह, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगी तो NH का बॉन्ड बनेगा, NH ये अपना इलेक्ट्रॉन देगी, NH बॉन्ड बनेगा और यहां से क्या बाहर निकलेगा Cl, तो ये HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, यानी जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अमोनिया प्लस क्या बनेगा HOCl। बढ़िया रिएक्शन थी, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना ये भी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉपर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता देता हूं। कॉपर का टेस्ट भी है, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में या कॉपर के सॉल्यूशन में अमोनिया पास की जाती है तो डीप ब्लू कलरेशन आता है, क्योंकि अमोनिया की लिगेंड फॉर्मेशन टेंडेंसी आई है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये भी थर्ड है। अब फोर्थ देखो, अब अमोनिया और फॉस्फीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट तो है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो जैसे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं ऐसे फॉस्फीन नहीं, और जब फॉस्फीन से इन एलिमेंट की रिएक्शन करा जाती है तो मेटल फॉस्फाइड बनता है, यानी कॉपर के किसी भी सॉल्ट की, जैसे क्यूप्रिक सल्फेट है जो भी है, और जब आप फॉस्फीन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ब्लैक कलर के होते हैं ये डी ब्लॉक है, पर्टिकुलरली मेटल फॉस्फाइड, और बाकी आपके पास में एच सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो यही रिएक्शन गलत है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, क्योंकि फॉस्फीन क्या है, एक बहुत ही वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर रखती है, इसलिए मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल फॉस्फाइड में कन्वर्ट करती है। तो इनकरेक्ट यही पूछा है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन गिवन योर एनसीईआरटी बुक, चेक कर लेना। अमोनिया और फॉस्फीन की दोनों की रिएक्शन दे रखी है ग्रुप नंबर 15 में, पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक से लिया गया है। कलर ऑफ डाइक्रोमेट आयन इज नॉट चेंज। अब आप डी ब्लॉक में ध्यान से सुन लो, जब K2Cr2O7 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्रोमाइट ओर को एल्कलाइन मीडियम में सोडियम कार्बोनेट और एयर के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, Na2CrO4 के अंदर, येलो कलर का होता है, यानी डाइक्रोमेट आयन है। फिर सेकंड स्टेप में आपको समझा देता हूँ, H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं। H2SO4 से मतलब है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है Na2Cr2O7 में, कलर चेंज हो जाता है, ये येलो कलर का, ये ऑरेंज हो जाता है। तो मीनिंग समझने वाली बात ये थी इस क्वेश्चन में, डी ब्लॉक से क्वेश्चन है, पढ़ लेना। ये जो लिखा है ना, कलर ऑफ डाइक्रोमेट आयन इज नॉट चेंज, तो किस में चेंज होता है, पहले ये सोचो, एसिडिक मीडियम में कलर चेंज हो जाता है, येलो का किस में हो जाता है, ऑरेंज में, तो ये नहीं करेगी बी, क्योंकि ये एसिडिक नहीं है, ध्यान रखना, ये कहता है बेसिक सॉल्यूशन, ये कर देगा, ये कर देगा, SO3 भी कर देगी, एसिडिक कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन था 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, 8। क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 को दिखा रहा हूं आपको, देखो। क्वेश्चन 9 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ऊपर चला गया, मैं एक बार वापस लेकर आता हूँ, देखिए आप। क्वेश्चन 9 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। तो देखो एक बार ध्यान से, पहला ये लिखा हुआ हाइड्रोक्साइड, किसके, एल्कलाइन अर्थ मेटल के, तो याद रखना जो छोटे एनायन होते हैं, जैसे फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड एक्सेट्रा, इस तरह के, ठीक है, तो इनकी डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि ये क्या है कि जो छोटे साइज के होते हैं ना उनके साथ तो आइडियल लैटिस बना लेते हैं, इसलिए पहले सॉल्युबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का ये फर्स्ट, उसके बाद में देखो ये पहला सही, दूसरा लिखा है ये कार्बोनेट। अब कार्बोनेट के साइज होते हैं लार्जर, और जो लार्जर कैटायन होते हैं उनके साथ क्या बने रहते हैं, ये इनसॉल्युबल, इसलिए ये गलत। आगे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और लिथियम, इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक एक्सेप्शन टाइप है, कि जब आप फर्स्ट एक मेटल में डाउन द ग्रुप जाते हैं, कार्बोनेट, ध्यान रखना एक तो कार्बोनेट में और एक सल्फेट में, तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि ये क्या है, हाईली कोवेलेंट नेचर के होते रहते हैं, बड़े साइज के हैं, और जो कैटायन है उनकी पोलराइजेशन पावर कम होती है इस केस में, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है डाउन द ग्रुप जाने पर।
तो इसमें एक ही सही था आपके पास में, फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे समझाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, N2 and O2 कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस एंड O2 रेस्पेक्टिवली, करेक्ट बताना था आपको। तो ये N2 कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, N2 प्लस में, MOT से लिया गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3, आप ध्यान रखना। तो इसमें से जब एंटी बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाएगी। तो क्वेश्चन यही था कि N2 जब N2 बनता है तो बॉन्ड बिकम वीकर, सही बात है साहब, ठीक है, वीक हो जाता है, क्योंकि वहां पर कितने बॉन्ड थे, 3, और यहाँ पर रहेंगे 2.5। और इन O2 जब O2 बनता है तो बॉन्ड इंक्रीज, बिल्कुल, जब O2 से O2 प्लस बनता है तो ये एंटी बॉन्डिंग से निकलता है इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, सही है ये स्टेटमेंट भी। O2 पॉजिटिव, पैरामैग्नेटिक डिक्रीज, बिल्कुल, इस O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, MOT से चेक करना, एंटी बॉन्डिंग π2px में, इसमें एक ने एक ही रह जाता, सही है। N2 बिकम डायमैग्नेटिक, N2 पॉजिटिव बिकम डायमैग्नेटिक, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। अब आप ध्यान रखना, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, हार्डनेस वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये मेटल पे डिपेंड करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। इन जनरल जब डी ब्लॉक सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर एटम बढ़ते रहते हैं, इसलिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मैग्नीज है, ये जो मैग्नीज है, हाफ-फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल एलिमेंट की बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती है, और वैसे भी एबनॉर्मल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलती है इसकी, जिंक वगैरह की। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा तो देना वेनेडियम का, उसके बाद कोबाल्ट, फिर ये मैग्नीज, और उसके बाद में डी। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जिंक के अंदर, इसलिए बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आप देखो बढ़िया रिएक्शन है, आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एल्डोल कैनिजेरो रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन। एक तो दे रखा था अब आपको बेंजल्डिहाइड, अब आप देखो इस रिएक्शन को, एक तो है आपके पास में बेंजल्डिहाइड और एक है फॉर्मल्डिहाइड, कैनिजेरो रिएक्शन शो करते हैं, क्रॉस कैनिजेरो है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन की रिएक्शन कराइए NaOH की। अब ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, सबसे पहले अल्फा H तो है ही नहीं जिससे वो बाहर निकलता है एल्डोल वाली बात, ये सबसे पहले उस पर रिएक्शन करेगा जिसकी रिएक्टिविटी हाई हो। तो आप ध्यान रखिए, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बेंजल्डिहाइड से हाई, तो सबसे पहले तो इस पर इसकी रिएक्शन कराओ OH आयन की। जब OH आयन की रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के एनायन में टेट्राहेड्रल, यहां से होता है हाइड्राइड शिफ्ट, ये हाइड्राइड बाहर निकल के इस जगह जाएगा। तो ध्यान रखना, स्मॉलर मॉलिक्यूल तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, स्मॉलर जो मॉलिक्यूल था जिसकी रिएक्टिविटी हाई थी वो तो एसिड में, बेसिक मीडियम डाल रखा है इसलिए इसका तो बनाओ सोडियम सॉल्ट, और ये बदल जाएगा साहब आपके पास में एल्कोहल में। क्या नाम है इस एल्कोहल का, बेंजिल एल्कोहल। तो एक तो बनेगा बेंजिल एल्कोहल और एक बनेगा सोडियम फॉर्मेट, यानी आंसर रहेगा डी। विच ये पूछता है व्हाट इज द वेट ऑफ कार्बन इन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कुछ नहीं करना है, मोल कॉन्सेप्ट से लिया है, बिल्कुल सिंपल। ऐसे एलिमेंट्री क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, आपको समझा देता हूँ। नीट के पेपर में हमेशा बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, 20-25 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो हर स्टूडेंट कर सकता है, हर स्टूडेंट कर सकता है, एग्जामिनर जानबूझ के देता है, ये तो नहीं यार बच्चे बहुत ही घबरा जाए साहब कैसा पेपर था ये था, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। बस खेल आपको पता है 5-7 क्वेश्चन का होता है पूरा ही जो नेट में, तो इसलिए आप इन ऐसे क्वेश्चनों को किया करो। 1.8 ग्राम है ग्लूकोज, तो साहब सबसे पहले इसके मोल बना लो, ठीक है, इतने मोल हो गए। अब एक मोल ग्लूकोज में C12H6O होता है, C6H12O6 ये होता है, तो एक मोल में कितनी होती है ये 72 ग्राम, मल्टीप्लाई कर लो इससे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, बेंजीन का कराया है, एसिटिक एनहाइड्राइड थे, AlCl3 डाल के एसिटाइलेशन की रिएक्शन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ, रिएक्शन कौन सी है, एसिटाइलेशन। ये था एसिटिक एनहाइड्राइड, भूलना नहीं, ये था एसिटिक एनहाइड्राइड, लुइस एसिड पड़ा हुआ है, AlCl3 डाल रखा है। अब जो लुइस एसिड है AlCl3, सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देगी इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में और इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगी। अब बेंजीन रिंग पर कहीं भी जोड़ दो इलेक्ट्रोफाइल को, जिस जगह जोड़ोगे वहां से H आएगा, तो ये तो बन गया एसिटोफिनोन, और उस H को जोड़ना है इस एसिटिक एसिड के यहाँ से बाहर निकालने के बाद, क्योंकि लुइस एसिड में से वहां से बाहर निकल जाएगा ये दो चीज बनेगी। आप देखो इधर ध्यान से, ये X और Y, अब पता नहीं कौन सा X है, कोई इनके बारे में पढ़ रहा हूँ। तो X गिव पॉजिटिव टेस्ट ब्रेडी रिएजेंट, 2,4-DNP क्या कहते हैं, ब्रेडी, हाँ दे सकता है साहब, इनमें तो कोई एक तो दे सकता है, और Y भी देता है, बोले नहीं एसिड नहीं देते क्योंकि ये तो कार्बोनिल कंपाउंडों का टेस्ट है। दूसरा नेगेटिव टेस्ट, इनमें से एक देगा, ये भी गलत है। तीसरा X एंड Y बोथ गिव पॉजिटिव टोलन टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, ये नहीं देंगे कोई भी। अगला देखो, X गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये रहा, दे सकता है साहब, ये रहा X गिव, कोई भी X या Y में से एक तो दे सकता है टेस्ट, एंड Y गिव पॉजिटिव लिटमस पेपर टेस्ट। अब ध्यान रखो,
लिटमस पेपर टेस्ट कौन देते हैं, एसिड या बेस, ये एसिडिक है, इसलिए ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देगा रेड में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। एक तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, देता है, देख लिए एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, और लिटमस टेस्ट का मतलब एसिडिक बेसिक है क्या, कोई बोले हाँ साहब एसिड बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है, व्हाट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जी एंड एच। अब क्या है ये जी और एच, देखो एक बार समझ लो आप, दो कंपाउंड हैं, समझो इसको। रिएक्शन लिख देता हूं, एक तो रिएक्शन है स्टायरीन की, रिएक्शन कराइए साहब। ये स्टायरीन, स्टायरीन समझते हो ना, विनाइल बेंजीन को कहते हैं साहब आप स्टायरीन। इसकी रिएक्शन कराई, एक तो HCl से CCl4 थे, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गई, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, H प्लस आयन का अटैक कराओगे, स्टेबल कैटायन बनाना, ये वाला कैटायन बनाना, फिर उसके बाद में Cl जोड़ देना, यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl, तो HCl की रिएक्शन तो ये बना। फिर KCN आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये आपके पास में KCN की रिएक्शन हो गई, तो ये तो बन गया Q। आगे रिएक्शन बोल रखिए, फिर HBr की रिएक्शन करानी थी इसी स्टायरीन पर, ये एंटी मार्कोनिकॉप एडिशन होती है, इसमें भी पेरोक्साइड होता है, लेकिन आप ध्यान रखना इसके अंदर जो पेरोक्साइड बनता है ना वो Br फ्री रेडिकल से बनता है, तो पहले आप इस बॉन्ड को तोड़ना, ये इसका रेडिटरमाइनिंग स्टेप, इसकी मैकेनिज्म देखना, थर्ड स्टेप बोल रहा हूँ, स्टेप थर्ड है, ध्यान से देखेंगे। तो ये इसमें बनता है Br फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल, यही बनाना, क्योंकि इसमें रेजोनेंस कंजुगेशन मिलेगा। उसके बाद में इस पे क्या जोड़ देना आप, H, तो इसमें प्रोडक्ट बना था आपके पास में, ये यहाँ पर जोड़ देंगे H, यानी ये बन गया CH3, ये बेंजीन CH2 CH2Br। फिर आप क्या करना, KCN से रिएक्शन हटा के यहाँ पर CN लगा देना। तो क्वेश्चन में ये था कि साहब ये इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, बोले CN की पोजीशन का अंतर है, एंड दे आर पोजीशन आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखोगे, दे आर पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि इनमें पोजीशन का डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 16 को देखो एक बार, इसको बोल देंगे पोजीशन, Q और R एस में रिलेशन था, विच, हाँ, इन विच रिएक्शन इथेनॉल एंड फिनॉल हैव डिफरेंट नेचर। अब देखो एक बार ध्यान से, ये तो साहब इथेनॉल और ये फिनॉल, अब आप सुनिए मेरी लाइन ध्यान से सुनना, पहले ही रिएक्शन बताता हूँ, रिएक्शन NaOH के साथ। अब जब NaOH के साथ रिएक्शन करते हो ना, इधर देखो, तो इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन यदि हम करते CH3CH2ONA बनाते और ये क्या बनता, वाटर, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन इथेनॉल। यानी आप बोलेंगे कि इथेनॉल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन फिनॉल करता है, बिकॉज फिनॉल में अब जैसे ये तो बन जाता सोडियम फिनेट और क्या बनता वाटर, बिकॉज फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, इसलिए इसी में रिएक्शन में डिफरेंस है। सोडियम के संग दोनों हाइड्रोजन गैस देते हैं, एसिटाइलेशन होता है, और फिर वो क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन होता है दोनों के संग, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन। आगे लिखा कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HF बॉन्ड। अच्छा अब आपको बताऊं, केमी वहां से पीरियोडिक टेबल में एक लाइन दे रखी है, केमिकल किसी भी बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से निकाल लेना। सुमाकर और स्टीवेंसन ने एक वो दिया था फॉर्मूला, सुमाकर नहीं सॉरी हैनी और स्मिथ ने, क्या था वो फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने हो तो 16 इंटू डेल्टा प्लस 3.5 इंटू डेल्टा स्क्वायर, वेर डेल्टा क्या चीज है, डिफरेंस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4, तो ये डिफरेंस, फ्लोरीन की 4, तो ये डिफरेंस है साहब 1.9 का, डेल्टा की जगह लिख देना 1.9, आपको रफली समझा दूं इसकी जगह लिख देना नियरली 2, ठीक है, ये भी लिख देना आप 2, समझ गए डिफरेंस। तो ये तो हो गया 32, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तो ये नियरली आपके पास में टोटल मिला के ये आ जाएगा 14 के आसपास, ये 43% के आसपास आता है आंसर। विच सैंपल हैज हायर वेट, किसका वेट ज्यादा है, 100 ग्राम आयरन, तो वेट का मतलब है 100 ग्राम, मतलब वेट बताना है, तो पहले में तो आपको डायरेक्ट वेट ही दे रखा है 100 ग्राम है आयरन आपके पास। दूसरे में आप समझना ध्यान से, इस लैंग्वेज को सुनो, देख क्या लिखा हुआ है, 2 ग्राम मॉलिक्यूल SO3। अब मुझे बताओ ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, आप सुनिए मेरी बात, ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं मोल को मॉलिक्यूलर स्पीसीज में, और ग्राम एटम भी कहते हैं मोल को एटॉमिक स्पीसीज के लिए। तो 2 ग्राम मोल का मतलब 2 मोल है SO3। अब एक SO3 का मास होता है साहब 80, तो 2 का हो जाएगा आपके पास में 160 ग्राम, ठीक है। दूसरा इसी तरह से लिख रखा 5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 5 ग्राम एटम का मतलब समझ के फिर मोल, तो 5 मोल है सोडियम के, एक का मास होता है आपके पास में 23 होता है एक सोडियम मॉलिक्यूल यानी मोलर मास, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये होगा 15 और ये 115, ठीक है। आगे लिख रखिए, एक और लिख रखा है 20 मोल ऑफ H2, H2 का होता है 2, तो ये हो गया 40 ग्राम। आंसर आ गया आपके पास में ये। विच ऑफ द विच व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अब सेपरेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग समझा देता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से n=1 से इनफाइनाइट पे ले जाया जाता है। ध्यान से सुन लो, जब फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे ले जाया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल। और जब किसी एक्साइटेड स्टेट से सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट नहीं, इसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो उसे कहते हैं सेपरेशन एनर्जी। अब कोई बोलता है कि मैक्सिमम, इसका मतलब सेकंड सेल से निकालना है आपको। मैक्सिमम तो न्यूक्लियस के पास से निकालो, सेकंड से, और सेकंड सेल में एनर्जी होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव साइन के साथ, इसलिए वैल्यू आ जाएगी प्लस में। ठीक, आंसर है मैक्सिमम सेपरेशन एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का। कुछ डेटा दे रखे हैं, आपको क्या करनी है, इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की फिर ये जो एनर्जी है ट्रिपल बॉन्ड, ये फाइंड करनी है। देखो क्या क्या गिवन है, आपको समझा दूं। बॉन्ड एनर्जी का डेटा है, ध्यान रखना। जब बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो ना, तो आप ये डिसोसिएशन एनर्जी, वैसे बताऊं तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास में, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इधर देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू समेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी, डिसोसिएशन है, ध्यान रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखो इस रिएक्शन में आपको एक तो इस रिएक्शन की हीट दे रखी है सीधी, ये लिख रखी रिएक्शन, ठीक है। H2 + Cl2 कितनी है उसकी एनर्जी, 225, ये लिखो साहब 225 माइनस। अब रिएक्शन देखो, रिएक्टेंट में क्या क्या है, एक तो है कार्बन, उसकी आपको एनर्जी दे रखी है इस स्टेप में, दोनों की दे रखी है, वो दे रखी है 1401, 1410, ठीक है। ये तो कार्बन की सब्लिमेशन भी कहते हैं, आप इसको दो है, दोनों से मल्टीप्लाई करके बता रखा है। फिर और क्या है आपके पास में रिएक्टेंट में, H2 की भी दे रखी है आपको, देखो ये ठीक है 330, इनको करो था अब आप ऐड माइनस। अब इस प्रोडक्ट में अंदर देखो ये जो बने रखे हैं ना आपने एसिटिलीन, इस एसिटिलीन में एक तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 2 CH बॉन्ड है। तो आपसे पूछी तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी है, और CH की आपको दे रखी है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। कितनी दे रखी है CH बॉन्ड की, ये गिवन है कहीं पर, देखो इधर ये स्टार्टिंग में दे रखी है 350, तो 350 का मतलब 700 हो गई ये। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 815, इसको सोल्व करना, इधर ले जाना साइन को, ठीक है। इक्वल टू है 250 इक्वल टू दिस। क्वेश्चन नेक्स्ट 21, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। आप समझो ध्यान से, ये ऑक्सीलेटाइन कैसा है, बाइडेंटेड, कैसा है, बाइडेंटेड, इसलिए कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गई 6, 3 लगा रखे हैं। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे तो X+3 ऑक्सीलेट की होती है -2 इक्वल टू चार्ज लिख रखा -3, एंड X इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। तो आपके पास में ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एक रिएक्शन दे रखी है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार आपको डाल दिए, जो मैं चाहता हूं ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप इनसे डरे नहीं क्वेश्चनों को, और उनका कहने का मतलब है सामना करें और अपना आंसर देखें फटाफट, ठीक है। बेंजीन, ये कुछ फॉर्मूले में इसलिए जानबूझ के नाम देता हूं जो आपको याद आने चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सीनिक एनहाइड्राइड, तो आपको कार्बन 4 तक के जैसे है ना, पहले 2 कार्बन वाले को कहते हो ऑक्जेलिक एसिड, 3 को कहते हो मेलोनिक, 4 को क्या कहते हो, सक्सीनिक एसिड, उसका एनहाइड्राइड है। इसलिए आपको ये फॉर्मूले भी आने चाहिए, क्योंकि नाम दे दिया तो अपने को पता होना चाहिए जब तो होगा। तो ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड है, लुईस एसिड डाल रखा है AlCl3। तो साहब ये तो फ्रिडल कार्प एसिटाइलेशन है, क्योंकि आपको पता है एसिड एनहाइड्राइड और एसिटाइल हैलाइड फ्रिडल कार्प रिएक्शन देते हैं, पर्टिकुलरली एसिटाइलेशन। तो फिर उसी तरह की बात, एक पहले भी क्वेश्चन था एसिटिक वाला, ठीक है। तो ये लुईस एसिड है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आते ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा कार्बन पे। जैसे मैं यहाँ एक स्टेप दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से, यहाँ जहां से अटैक होगा ना, यहाँ से H बाहर निकलेगा, ये C जोड़ा, ये वाला C जिसपे पॉजिटिव, इस पर क्या अटैच है बोले साहब CH2, उसके साथ क्या बॉन्ड बना हुआ है CH2, और क्या चीज है उस पर CO, और O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ का जो H आएगा वो इस पे जुड़ जाएगा। तो पहले स्टेप में ये प्रोडक्ट बनता आपका, जब केवल फ्रिडल कार्प कराता मैं, फिर ठीक है, A है ये, ध्यान रखना। अब क्या करना है साहब, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करानी है। थायोनिल क्लोराइड क्या करता है, इस OH को हटा के Cl में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल जैसी रिएक्शन, ठीक है। फिर फिर वापस डाल दिया AlCl3, फिर फ्रिडल कार्प रिएक्शन करा दिया, ध्यान से देखो, अब एसिड हैलाइड बना दिया ना, फिर फ्रिडल कार्प। तो अब फिर क्या करना है, इसके पास वाली को, पैरा तो बहुत दूर है, तो स्टेरिक क्राउडिंग वगैरह आएगी, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं सॉरी स्ट्रेन आएगी। तो आप क्या करना है, इसकी ऑर्थो पोजीशन से यहाँ से H हटा के और इसको जोड़ देना इस कार्बन पे।
और वो जो H था वो AlCl3 के साथ चला जाएगा, ठीक है, HCl बाहर निकलेगा फाइनल। तो अब इसको मैं ढंग से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, देखो इसको थोड़ा सा मैं ढंग से लिख रहा हूँ। ये तो बेंजीन रिंग, ये साहब आपके पास में 4 मेंबर्ड की एक रिंग बनी हुई है, जिसके इस पे भी डबल बॉन्ड और लगा हुआ है, इस पे भी डबल बॉन्ड, देख लो एक बार ऐसे, ठीक है, टोटल 6 मेंबर्ड होगी, इधर 4 कार्बन है। अच्छा ये आपके पास में बन गया बी। अब क्या किया है, जिंक अमलगम एंड HCl, ये पता है क्या कहते हैं इसको, क्लीमेंसन रिडक्शन, जो कार्बोनिल कंपाउंडों को CO एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका फाइनल प्रोडक्ट ये तो बेंजीन रिंग, और इन कार्बोनिल कंपाउंडों किस में बदल देना, एल्केन में, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इंपोर्टेंट भी था, गलत मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट 23 को, थोड़ा कहीं मिस्टेक है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 पर आए, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए देखो इसको भी, सबसे पहले क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये आपके पास में कोई एसिड है, R, C डबल बॉन्ड O OH, अब समझते जाओ। सबसे पहले PCl5 की रिएक्शन कराई, बहुत सी रिएक्शन है, तो अभी जैसे थायोनिल क्लोराइड करता है ना, उसी तरह से ये भी क्या करता है, OH को रिप्लेस, एल्कोहल के जैसा OH को रिप्लेस कर देता है Cl से। फिर बहुत अच्छी रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं, PDBSO4 डाल रखा है तो रोजनमुंड रिडक्शन कराओगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसका कैटालिटिक रिडक्शन, अब एल्डिहाइड और कार्बोनिल कंपाउंड जो कैटालिटिक रिडक्शन होता है तो ये सब एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन के बाद। फिर पीबीआर की रिएक्शन, फिर पीबीआर की रिएक्शन कराओगे तो वो क्या होगा, कि एल्कोहल की रिएक्शन है, तो अब ये तो वो झट के बीआर आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करा देना, केसीएन एंड हाइड्रोलाइसिस, फिर कराया केसीएन और उसके बाद में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, जो क्या करेगा, इसमें सीएन जोड़ेगा हाइड्रोलाइसिस, यानी फाइनल प्रोडक्ट आपके पास में ये बनेगा। देखो इधर इस पहली वाली रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। अब दूसरी का सुनो, दूसरी में भी देखो, सबसे पहले PCl5 की सेम रिएक्शन करानी है आपको, PCl5 में भी उसी तरह यहाँ पर Cl, फिर क्या कराओगे, KCN और हाइड्रोलाइसिस। पहले KCN की कराना तो हेलोजन को हटा के CN आएगा, और फिर हाइड्रोलाइसिस करा दोगे एसिडिक मीडियम में तो ये COH में बदल जाएगा, यानी ये RCO, और ये हो जाएगा आपके पास में COH, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस से। फिर डाल दिया जिंक अमल, वही क्लीमेंसन रिडक्शन करा दिया, क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंडों को रिड्यूस कर देता है साहब एल्केन में, तो CH2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपके पास में दूसरी रिएक्शन का प्रोडक्ट है बी। ये तो पहली रिएक्शन का था फाइनल, और ये इसका, फिर बोले था इनमें क्या क्या बोलोगे, दोनों आइडेंटिकल है साहब, कंपाउंड दोनों कहते हैं एक ही बात है, ए एंड बी आर आइडेंटिकल। क्वेश्चन नेक्स्ट 24, देखो क्वेश्चन को, रिएक्शन नोट करते रहा करो, एक एक स्टेप जब लिख रहे हो ना तो किया करो इनको। क्वेश्चन 24 ये पूछा है साहब, इनके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ पाउडर, अब आपको एक लाइन बताता हूँ, सुनिए। एक नाम है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, जिसको आप SIP इफेक्ट कहते हैं। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो बेंजोइक एसिड होता है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर देखो, बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन में इस तरह से आयोनाइज रहता है, ये C डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव रेजोनेंस है, और इसका H+ आयन। अब सुनो, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर यदि कोई आप ग्रुप लगा देंगे, कोई भी बल्कि एटम या ग्रुप लगा देंगे, तो स्टेरिक इनिबेशन और प्रोटोनेशन, तो ये क्या है कि H+ आयन को गेन नहीं कर पाएगा, स्टेरिक इनिबेशन, क्योंकि आपको पता है ना कि ये दोनों पास पास होंगे, यहां भी लगा दें तो और ज्यादा हो जाएगा। तो H+ आयन सॉल्यूशन में हाई, और सॉल्यूशन में हाई तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हाई। तो देखो इधर ये तो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, इसमें लगा रखा OH, तो ये बेंजोइक एसिड से तो ये ज्यादा, इसमें दो लगे हुए हैं, ध्यान से देखो ये और भी ज्यादा, इसलिए आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऐसे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अब ये साहब एल्कोहल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना है, तो एक तो ये फिनोल एसिडिक है, एक ये एसिड है, ये टर्मिनल एल्काइन नहीं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इससे कम है, ध्यान रखना, ये एल्किन भी नहीं। और एक ये, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आया हुआ है, प्लस, और जब आपको पता है ना नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है, H+ आयन निकल जाता है इसे एल्कोहल से जल्दी, ठीक। इसलिए तीन आंसर आएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ यानी सी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक्स नंबर ऑफ एल्केन ऑब्टेन हाई यील्ड इन वुड्स रिएक्शन। अब आप ध्यान रखना, हाई यील्ड पता किसके लिए मिलती है, जो पहली बात एन एल्केन हो और इवन नंबर में, क्योंकि आपको पता है लिमिटेशन है, ऑड नंबर में प्योर फॉर्म में नहीं बनती है, जैसा आप वुड्स रिएक्शन कराओगे इसकी तो डबल हो जाते हैं, CH3 तो पहली बात एल्केन बनाने के लिए बढ़िया मेथड जो वुड्स रिएक्शन है उसमें कौन सी बनती है ज्यादा, हाई यील्ड के अंदर, जिनमें इवन नंबर में, ऑड नंबर में नहीं, इवन नंबर में कार्बन हो, और वो अच्छा है कि स्ट्रेट चेन के अंदर हो। तो देखो एक तो ये कर सकते हो 4 का, ये बन जाएगी, ये नहीं बनेगी 5 की,
6 की बन जाएगी। देखो इधर 6 कार्बन के प्रोपाइल क्लोराइड ले लो, ये नहीं बनेगी ओल्ड में, ये भी नहीं बनेगी। अच्छा एक ये बन जाएगी, देखो इधर ध्यान से बढ़िया, ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, तो काउंट हो गए 1 2 3। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 वेस्पर थ्योरी से लिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो एक एक चीज आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 बढ़िया क्वेश्चन है, गलत मत कर देना। ऐसे क्वेश्चन यदि एक बार बैठ जाए ना आपको वेस्पर थ्योरी दिमाग में, तो फिर कुछ भी पूछो चाहे। देखिए एक तो लिखा हुआ है N2O3 उसकी स्ट्रक्चर है, और एक NO2 की स्ट्रक्चर बना रखी है, वो समझा देता हूँ। एक एक चीज आपको समझाता हूँ। ये तो साहब N2O3 की स्ट्रक्चर दे रखी है, ये लो, ठीक है। और ये NO2 की, इस NO2 में क्या खास बात है वो समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है इसके पास में, क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। देखना अब आप समझिए, पहला पहला ऑप्शन ने दे रखा है X2 ग्रेटर देन X1। तो पहले तो X2 देखो कौन सा दे रखा है, ये तो दे रखा था अब X2, और ये दे रखा है X1। एक एक बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपको बता दूं रेजोनेंस है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, इसलिए कंप्लीट डबल बॉन्ड है। तो X1 छोटा रहेगा X2 से, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है आपका। आपको इनकरेक्ट बताना है, पहले मैं सही समझा देता हूँ। दूसरा ऑप्शन, दूसरा देखो वाई और बीटा। अब पहले कौन सा दे रखा है, वाई, वो समझा देता हूँ। इस एंगल को नाम दे रखा है इन्होंने वाई एंगल, ठीक है। और बीटा किसको दिया है, बीटा एंगल दिया है इन्होंने इस वाले को, ठीक है। ये बीटा एंगल आप समझना ध्यान से, बीटा इसी को इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर इस पे कोई पूछे ना हाइब्रिडाइन स्टेट क्या है, तो आपको बता दूं sp और sp2 के बीच की मानी जाएगी, क्योंकि न तो ये पेयर है और न ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी नहीं है ये, और एमटीबी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए बीच की। इसका बेंड टाइप की स्ट्रक्चर है, इसका बॉन्ड एंगल होता है नियरली 136 डिग्री के आसपास, समझ गए। तो ये sp और sp2 के बीच की है, इसका 180 180 एग्जैक्ट होता नहीं, क्योंकि लीनियर नहीं है, वो sp2 है नहीं। अच्छा इस पे sp2 है, इस हाइब्रिडाइन स्टेट कितनी है sp2, इसलिए ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना रहेगा 120 के आसपास, और ये 130, इसलिए ये भी सही लिखा हुआ है था, अब गामा ज्यादा है। आगे लिखा है बीटा और अल्फा। बीटा कौन सा है बॉन्ड एंगल, यही बीटा तो यही था, और ये अल्फा, अल्फा दे रखा है ये, ठीक है। अब फिर वापस समझो, अब अल्फा में फिर ये लोन पेयर लगेगा। इधर देखो ये तो sp2 है 120, फिर वही बेंट आपके पास में वेस्पर थ्योरी लगेगी, तो लोन पेयर इनको क्या बोलते हैं पुश कर देगा, इसलिए लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से, इसलिए ये एंगल कम हो जाएगा बजाय बीटा थे, तो ये भी सही लिखा हुआ है साहब। अगला देखो X3 और X2। अब X3 तो किसका बॉन्ड लेंथ बोली इसकी, अब आप समझना फिर वापस, इसके अंदर S करेक्टर ज्यादा, साइज छोटा, और वैसे भी +4 ऑक्सीजन स्टेट में, ध्यान रखना यहाँ पर +3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो इसका जब +4 में साइज रहता है स्मॉलर, S करेक्टर ज्यादा, इसलिए ये लेंथ छोटी रहेगी। यानी X3 की वैल्यू, ये जो बोल रखे ना इन्होंने X2 ये वाली, इससे छोटी, इसलिए यही गलत है, इनकरेक्ट ऑप्शन ये है। एक बार समझ बताता हूँ वापस, एस करेक्टर ज्यादा, ऑक्सीजन स्टेट है +3, ऑक्सीजन स्टेट कितनी थी, रेंट निकालोगे तो प्लस इसकी +3 इसकी +4, जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है प्लस में, साइज स्मॉलर, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी छोटी। दूसरी एस करेक्टर ज्यादा, क्योंकि ये sp2 नहीं है, sp और sp2 के बीच का है, इस पे sp2 है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है वेस्पर थ्योरी का। क्वेश्चन नंबर 28 समझा रहा हूँ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से लिया गया है, रिडॉक्स रिएक्शन से है। देखो इधर ध्यान से, रिडॉक्स में पढ़ते हो ना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आपको बता दूं ये कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट है, इसलिए इसमें कोशिश की गई है कि हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिले, इसीलिए इस पर लिखा हुआ है फुल सिलेबस। फुल सिलेबस का मतलब आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है, सोच लो नेट में नीट का जो पेपर होगा आपका वो बिल्कुल सेम इसके जैसा आएगा, बस थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज वगैरह या थोड़े अलग हो सकते हैं, बाकी कंप्लीट जैसे वहां पर एग्जामिनर ध्यान रखता है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन बनना चाहिए, ऐसा नहीं तो आपकी चैप्टर की छोड़ दिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है, जैसे वेस्पर थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का, ये वुड्स रिएक्शन है, ये सब बातें एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, जीओसी जिसको कहते हो, ये केमिकल रिएक्शन, ठीक उसी तरह से ये है किताब आपके पास में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है जो आप पढ़ते हो रिडॉक्स में। देखो इधर अब ये पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कैन बी यूज फॉर दिस एसिड के लिए। अब आप पहले तो एक बात ध्यान से समझना कि MnO4 एसिडिक मीडियम में जब ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो इसको बदलता है CO2 में, और ये खुद बदल जाता है Mn+2 में। तो आप लगा दिया करो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो आप लिखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस निकालेंगे, लॉ ऑफ यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बेच पूछा, इसका इक्विवेलेंट मास पता कितना होता है 45, इक्वल टू इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट लगा दो Nv/1000, ये KMnO4 के, देखो ये तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस KMnO4 के, ये ऑक्जेलिक एसिड के वेट पूछा है, तो वेट लिख देता हूँ। ऑक्जेलिक एसिड का पोलर का मास निकालो, एक्स फैक्टर 2 है इसका, ध्यान रखें एक्स फैक्टर 2, क्योंकि CO2 बदलेगा, इसलिए इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 45, इक्वल टू नॉर्मेलिटी दे रखी है उसका एक्स फैक्टर 5, 100 वॉल्यूम है, डिवाइड करो 1000 से, तो ये आपके पास में वेट आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, ये आता है 2.25, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 29, विच वन इज मोनो एनाइनिक चिलेटिंग लिगेंड। तो देखो एनाइन भी होना चाहिए, और चिलेटिंग का मतलब डेंसिटी एक से ज्यादा होनी चाहिए, एक चार्ज होना चाहिए, इसलिए ये न्यूट्रल नहीं। अच्छा ये क्या है कि मोनो
एनायनिक नहीं है। ये पता कितना चार्ज है, -4। ईडीटीए पे चार्ज होता है -4। हाँ, ग्लाइसिनेट जो है उस पर होता है। ग्लाइसिनेट होता है ना, अमीनो एसिड ग्लाइसिन, उसका लिगेंड है ये ग्लाइसिनेट। NH2 चीलेटिंग भी है, डेंसिटी 2 है, और चार्ज कैसा है, -1। यही आंसर है। पिरिडीन समझते हो, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। पिरिडीन मोनोडेंटेड लिगेंड है, चीलेटिंग भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन, फ्रोथ फ्लोटेशन इज सुटेबल फॉर। अब फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए आती है, पिछली बार भी दिया मैंने ये क्वेश्चन टेस्ट में, पता है क्या पूछा हुआ के अंदर, फ्रोथिंग एजेंट। फ्रोथिंग एजेंट, दूसरा फ्रोथ स्टेबलाइजर, ठीक है। और ये फ्रोथ फ्लोटेशन काम किसके लिए आता है, तो किसके लिए आता है, ये सल्फाइड ओरों के लिए, जैसे कॉपर पायराइटिस, CuFeS2 या चालको पायराइटिस भी कहते हैं, उसके लिए काम आएगा। क्वेश्चन नंबर है 30। अगले को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 30 के बाद आप आओ, देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31। ऐसा पूछा है कि डूमा मेथड यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक। अब देखो, फिर आप बताया ना मैंने आपको, कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट है, इसलिए ध्यान रखें आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर से ये 11th में आता है, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंडों को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का है। तो ड्यूमा मेथड और जाल मेथड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया है, बिल्कुल सिंपल। N2H2 इनिशियली 2 मोल, और ये साहब इसके 5 मोल ले रहे हैं। 1 मोल कंटेनर, 1 मोल है आपके पास में, 1 लीटर है कंटेनर का वॉल्यूम। इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। क्या दे रहा है कि वो सुनना, लिमिटिंग रिएजेंट जब 50% यूज्ड अप हो जाता है, तब आपको बनानी है अमोनिया की कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, और फिर इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन बतानी है। इसके कितने मोल थे, 2, और इसके कितने 5। तो आप क्या किया करो, 1 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में चेक कर लिया करो, यानी ये जो गिवन मोल है इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो। इनके किससे कर लो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे, तो 1:1 के रेस्पेक्ट में आ जाता है, तो ये तो आएगा 2, और ये आएगा 1.66। जो कम होता है लिमिटिंग रिएजेंट, ये है। अब ये 50%, यानी 5 मोल थे तो 2.5 मोल आपके रिएक्शन करेंगे। देखो इधर, जब 3 मोल से बनता है अमोनिया, कितना 2, 3 मोल से बनेगा 2, एक से कितना बनेगा 2/3, और 5 मोल से कितना बने, 5 नहीं है 2.5 मोल, 50% ही करना है। तो कितना बन जाएगा आपके पास में, 5/3, आपका आंसर आ जाएगा 1.66। ये लो सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, हेनरी लॉ, बढ़िया क्वेश्चन। देखो हेनरी लॉ से सॉल्यूशन से लिया गया है, वापस किससे लिया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन से। अभी तक था नहीं क्वेश्चन, भी है यहाँ पे सॉल्यूशन का डला हुआ है, ठीक है। देखो सॉलिबिलिटी पूछिए, कांस्टेंट दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस दे रखा है आपको 10⁵ atm, ठीक है। ध्यान से सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन मिक्सर दे रखा 0.4, मोल फ्रैक्शन दे रखा सीधा। कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस ए इन गैसियस मिक्सर फ्रॉम गैसियस मिक्सर डिजोल्विंग 25 मोल्स ऑफ वाटर एट इन टेम्परेचर और 180 प्रेशर। तो आपको हेनरी लॉ ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अच्छा, ये पार्शियल प्रेशर, इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, वो हेनरी कांस्टेंट है। ये था अब हेनरी कांस्टेंट, और ये मोल फ्रैक्शन गैस का। अच्छा, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए गैस के मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, और प्रेशर दे रखा है 10 atm। ये तो साहब इसका पार्शियल प्रेशर आ गया। हेनरी कांस्टेंट सीधा ही दे रखा है 10⁵, और ये गैस का साहब मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में। ये गैस का क्या है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में। रख के दिखाता हूं आपको, देखो इधर। तो ये तो हो गया 4 डिवाइड करो आप 10⁵ से, इक्वल टू गैस के मोल फ्रैक्शन हो गए सॉल्यूशन में। इस ये वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁻5 इक्वल टू। अब मैं पूछूं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बोले तो आप गैस के मोल अपॉन टोटल मोल, गैस के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने, वाटर के मोल दे रखे हैं आपको 25, और ये वैल्यू चेक करो बहुत कम है। इसका मतलब इस सब के सम को नियरली कितना लिख सकते हो, 25, बस। तो मोल आगे गैस के। ये तो हो गया था अब आपके पास में 4 × 10⁻⁵ आपको ये निकालना था गैस के मोल, और यहाँ पर कितना लिखना है 25, क्योंकि इन दोनों का सम नियरली 25। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में 0.001 आंसर आ जाएगा, ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये हेनरी लॉ का था, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रहा हूँ, 34 को मिक्स करके लिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा भी पता लगना चाहिए, और ये वांटा फैक्टर से लिया गया है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टर वांटा फैक्टर से, ये क्या, सॉरी वांटा फैक्टर क्या, इसमें दोनों तीनों मिला के लिख रखा है क्वेश्चन, ठीक है। कंडक्टेंस का, और फिर साथ में आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है सॉल्यूशन की 0.05 है। मोलर कंडक्टेंस दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इतनी। फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है इसका सॉल्यूशन का। तो अब आप देखो, जब आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट हो तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई एफ इंटू एम। आई निकालना है, आई का फॉर्मूला है 1 + α(n-1)। तो जब एसिड डिसोसिएट होगा तो n तो हो जाएगा 2, अल्फा फाइंड करना था। अच्छा, अल्फा के लिए कि गिवन कंसंट्रेशन पर
मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, यहां से निकलेगा अल्फा। दो तीन कैलकुलेशन करनी होगी। अच्छा, उसमें भी ये डायरेक्ट नहीं दे रखी है, ध्यान से रखना, ये लिमिटिंग तो दे रखी है। अब आपको क्या दे रखी है, इसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, ये देखो कंडक्टिविटी मोलर में बदलो। तो मोलर में बदलने के लिए क्या करते हो, किताब ये जो गिवन कंडक्टिविटी है 0.05 यूनिट देख लेना सेंटीमीटर इनवर्स में, इंटू थाउजेंड, थाउजेंड अपॉन इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, वो दे रहा कि 1। तो ये वैल्यू हो गई था अब आपके पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कितनी, 50। और ये कितनी दे रहा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कितनी दे रहा कि आपको 500। लो साहब, तो आपके पास में एल्फा हो गया 0.1। अब रखो देख बिल्कुल सीधा, यहाँ पर एल्फा हो गया 0.1, एल्फा 0.1, और ये तो ये आई की वैल्यू हो गई 1.1। केप दे रखा है आपको कितना, 1.86। मोलरिटी मोलरिटी को इक्वल बोल रखा है, कितनी दे रखी है ये 1। तो इसको 1.16 से मल्टीप्लाई कर लो और 0 से सब्सट्रैक्ट करके लिख लो, आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, 2 का माइनस में 2.0। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। 1 लीटर का आपके पास में 1 लीटर का 1 मोल, दोनों के 1 1 मोल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन लिया गया है, ध्यान से देखो, सभी चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, कौन सा है, केमिकल इक्विलिब्रियम से। क्या क्या क्वेश्चन है देखो एक बार ध्यान से, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, जैसे क्वेश्चन बोला है वो सुन ला। ठीक है, एक एक मोल है दोनों का, इसका भी 1 और 1 लीटर का 1 माइनस इसको लिखेंगे x और 1 माइनस x इसको लिखेंगे आप 2x। इसका जो केसी लिखते हो ऐसे लिखते हो, HI की कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन H2 की कंसंट्रेशन और I2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। रखिए साहब वैल्यू, कैसी दे रखा है 4, ये लिख रखी है 2x का स्क्वायर, और ये लिखेंगे 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाओ, अंडर रूट निकालो इसका, तो यहाँ लिख देंगे 2x और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू हो गई 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 2x, और इधर बोलेंगे 2 इक्वल्स टू 4x, एंड x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.5, x इक्वल्स टू 0.5। अब आपसे HI की कंसंट्रेशन पूछिए, x की वैल्यू आ गई 0.5, तो आंसर हो गया 1। ये लो साहब, तो आपसे ये पूछिए इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन HI, आंसर बोलना 1। क्वेश्चन नंबर 36, ये सॉलिड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 को देखो, सॉलिड स्टेट से बोल रहा था ना, सब चैप्टर से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का, देखिए हम्म, इसमें ए फॉर्म CCP, तो ए के तो साहब आपको पता है पार्टिकल कितने हो गए हैं 4 ए। अच्छा आगे लिख रखा है कि बी ऑक्यूपाई 100% टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, जितने पार्टिकल उनसे डबल, ये बी। अच्छा आगे लिख रखा है सी ऑक्यूपाई 50% ऑक्टेडल। अब ऑक्टेडल कितनी होती है, जितने पार्टिकल होते हैं उतनी, उसकी 50% का मतलब 2। तो फॉर्मूला हो गया A4 B8 और C2, ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं A2 B4 और C। तो आपके पास में यही ऑप्शन दे रखा है A4 B8 C2। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m। अच्छा इसमें करना कुछ नहीं है, वैसे एक छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ, सॉल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 37 सॉरी, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछिए आपको, H2SO4 की कंसंट्रेशन दे रखी है, और उसकी क्या दे रखी है अपने को, इसकी दे रखी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब फॉर्मूला है आपके पास, मैं समझा देता हूं, पहले मोलर कंडक्टेंस की बता देता हूं। मोलरिटी दे रखी है तो मोलर कंडक्टेंस निकालो, या फिर नॉर्मलिटी बदल रहा हूं, यहीं पे गलती यहीं की होगी आप लोगों ने, इसलिए ध्यान रखना। पहले मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है आपके पास में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूनिट देखो इंटू थाउजेंड अपॉन मोलरिटी। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन दे रखी है आपको 0.001। तो ये वैल्यू हो जाती 10 की पावर 6, यानी आपके पास मोलर कंडक्टेंस आ जाती 800। अब पूछिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो रिलेशन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। किताब ये जो मोलर कंडक्टेंस आती है इसको एक्स फैक्टर से डिवाइड करो, इसका एक्स फैक्टर 2 इसलिए 400। या फिर एक चीज और भी, आप यहीं पर सीधा मोलरिटी की जगह क्या लिख दो, नॉर्मलिटी। वो रिलेशन क्या है, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर, तो या फिर यहीं पे कर लो, ये लो, तो सीधी इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है, गलत मत कर देना, इसलिए आंसर 400। एक सॉल्यूशन क्वेश्चन 38 ऑफ, ये दे रखे हैं आपको, पोटेंशियल भी दे रखा है, पूछा है कि विच मेटल वुड नॉट बी डिपॉजिटेड कैथोड। तो आप ध्यान रखना एक्वा सॉल्यूशन में जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो डिपॉजिट नहीं हो सकते, क्योंकि H प्लस आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बजाय इन लिथियम वगैरह, ये तो टॉप पर आते हैं, इसलिए कैथोड पर रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होना चाहिए, तो लिथियम नहीं आएगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर था 38, 39 को समझा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम कोएगुलेशन वैल्यू फॉर AgCl आई। अच्छा, अब ये जो था ना AgI Ag कैसा सोल है ये? पॉजिटिव। अच्छा, तो एक्टिव आयन कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव। अब जिस पे वैलेंसी ज्यादा उसकी कोएगुलेशन पावर कम, उसकी कोएगुलेशन पावर हाई और वैल्यू कम। तो इसके अंदर जो Cl नेगेटिव है इसकी कोएगुलेशन पावर कम, तो वैल्यू मैक्सिमम। वैल्यू का मतलब कितनी अमाउंट चाहिए, तो आप आंसर देंगे NaCl। क्वेश्चन नंबर था ये 39। क्वेश्चन नेक्स्ट समझा रहा हूँ 40 को, देखो इधर। क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 है, एक कोई दे रखी है आपको रिएक्शन, ठीक है, उसके अंदर दिखा देता हूं N2O5 N2O5 ऐसे डिसोसिएट हुआ है। 4 बनी है आपके पास में NO2 और एक बनी है O2। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है N2O5 की 2.33 m इनिशियल, ठीक है। और ये आपके पास में 184 मिनट बाद, 184 मिनट बाद ये कितनी हो जाती है साहब आपके पास में? 2.08। आपसे पूछा है वो सुन लो, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ध्यान रखना, डिसअपीयरेंस नहीं, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आप क्या लिखेंगे? इसकी कंसंट्रेशन चेंज, N2O5 एवरेज पूछिए तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज टाइम के साथ, ठीक है, ये टाइम, ठीक है। और डिवाइड कितने कर देना? 2 से स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये तो 2 से डिवाइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि रेट पूछी है, डिसअपीयरेंस नहीं। तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज, और फिर ये दे रखी है किसके अंदर दे रखी थी ये? मिनट में। आपसे पूछिए किसके रेस्पेक्ट में? टर्म ऑफ पावर। तो देखो कंसंट्रेशन चेंज बता देता हूँ, 2.08 माइनस 2.33। पॉजिटिव में आनी चाहिए रेट, इसलिए नेगेटिव साइन लगाओ। कितना टाइम लगा था अब इसके अंदर? 184 मिनट। इसको ओवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करो 60 से, तो इसको ऊपर लिख दीजिए आप 60, ये हो गया ओवर्स में। अच्छा, अब ये तो डिसअपीयरेंस रेट है, अब रेट ऑफ रिएक्शन है तो डिवाइड कर लो 2 से। ये इसका आपकी बुक से दिया हुआ है, एनसीईआरटी में डेटा चेंज नहीं किया, ध्यान रखना। केमिकल काइनेटिक्स की बुक से लिया है, डेटा चेंज नहीं किया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl किस में ज्यादा है? तो आप ध्यान रखना, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये कॉम्प्लेक्स बना जाते हैं अमोनिया के संग, इसलिए हाई सॉलिबिलिटी। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइंड एंथैल्पी फॉर्मेशन। डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स में 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए? 1 मोल। किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से। इसमें क्या गलती? डायमंड स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट को लिया गया है। इसके अंदर गलती क्या है? बोले 2 मोल बना रखा है, 1 मोल बननी चाहिए। इसके अंदर गलती क्या है? एलिमेंट ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रखी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। एक रिएक्शन दे रखी है तो एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी भी आपको पता है स्टेट फंक्शन है, और जब वो स्टेट फंक्शन है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखो इधर ऐसे करेंगे, रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, एक से ज्यादा ऐड कर लेंगे, माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। लो साहब, प्रोडक्ट क्या क्या है रिएक्शन में? प्रोडक्ट में H2O है, लिक्विड वाटर में प्रोडक्ट H2O है। कितना दे रखा है प्रोडक्ट H2O की? दे रखी है आपको वैल्यू ये रही 68। कितनी दे रखी है? 68, 1 मोल की, ध्यान रखना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये तो हो गया था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या क्या चीज है? 2 तो H2 है, H2 की दे रखी है आपको 126.62 से मल्टीप्लाई करो, प्लस दूसरा क्या चीज है आपके पास में? एक है इसके अंदर O2, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 201। क्या दे रखी है? 201.2। ये लो साहब, इनको ऐड करो और ये वैल्यू नेगेटिव की संख्या आएगी और इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन पूछा है आयनिक इक्विलिब्रियम का, HCl की पीएच पूल, ये कंसंट्रेशन दे रखी है। अब आपको पता है वीक एसिड में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, वीक एसिड में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन एक्चुअल में होती है C अल्फा। अल्फा जब बहुत कम होता है तो आप इस फॉर्मूले को K इंटू सी भी लिख सकते हो। K दे रखा है 10 की पावर 9, कंसंट्रेशन दे रखा है 10 की पावर -1, H आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -5, इसलिए पीएच की वैल्यू हो गई है 5। तो पीएच कितनी लिखेंगे? 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर से लास्ट, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन। अब आप ध्यान रखना, स्पेक्ट्रल लाइन जब एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। आप ध्यान रखें कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से और रिक्वायर्ड जितनी आपने एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है फोटोन के रूप में या क्वांटम के टर्म में, उसी एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, इसलिए हमेशा एक बनती है। ध्यान रखें कि जब भी एब्जॉर्प्शन होगा तो एनर्जी, पर्टिकुलरली फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी के अकॉर्डिंग एक बार में ही चला जाएगा, चाहे वो 2 में जाए, 3 में जाए, 4 में जाए, 5 में जाए, 6 में। इसलिए एब्जॉर्प्शन में हमेशा 1 से लेना है, एक लाइन बनेगी, आंसर डी। तो ये आपके पास में था साहब पेपर नंबर 12
इसको मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में अगले पेपर की बात करेंगे, करते रहो, और आपकी एग्जाम बहुत पास में है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते रहो। ठीक है।